हेलो माय फ्रेंड्स। अब हम आपके पास फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन प्रॉपर्टीज। इससे पहले भी हमने एक वीडियो आपके पास शेयर किया था हाइड्रोजन बॉन्ड के इफ़ेक्ट का। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। अब कुछ प्रॉपर्टीज हम इस वीडियो में लेंगे। पहला है मॉलिक्यूलर वेट। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। ये एक एसिटिक एसिड है जिसके डाइल्यूट सॉल्यूशन को विनेगर कहते हैं। तो ये एसिटिक एसिड है। अगर इसका वैसे मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करें, 2 कार्बन का 12 × 2 ले लें, 4 हाइड्रोजन का ले लें और 2 ऑक्सीजन का 16 × 2 ले लें, तो टोटल जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो शायद 60 आएगा। लेकिन वेपर डेंसिटी मेथड से जब हम इसका वो निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट, वो डबल आता है 120। इसको कैसे समझाते हैं कि क्वेश्चन आता है कि एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट वेपर डेंसिटी मेथड से कैलकुलेट करने पर डबल क्यों आता है, तो आप लिखेंगे ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि ये एसिटिक एसिड यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर, यानी डाइमर बन जाता है CH3COOH। ये एक एसिटिक एसिड है। इधर हम दूसरा मॉलिक्यूल ले रहे हैं, देखिए एसिटिक एसिड के हमने 2 मॉलिक्यूल लिखे हैं। एक का CO दूसरे मॉलिक्यूल के OH के हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसका CO इसके OH को। तो एसिटिक एसिड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण डाइमर के फॉर्म में मिलता है। इसीलिए एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट यदि हम वेपर डेंसिटी मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो वो डबल आता है। तो आप लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड कम्स डबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। या ये पूछ सकते हैं कि एसिटिक एसिड डाइमर के रूप में क्यों मिलता है, तो आप लिखोगे ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इट एग्जिस्ट इन डाइमेरिक फॉर्म, यानी 2 मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं। अब है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिड की स्ट्रेंथ। इसके लिए हम ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। बेंजीन रिंग के आर्थो पोजीशन पर OH है और COOH ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, और इसका सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं। क्योंकि बेंजीन रिंग पर COOH लगा है तो हम कहेंगे बेंजोइक एसिड, और ये आर्थो हाइड्रोक्सी है। तो इसमें OH ग्रुप भी एसिडिक है, COOH ग्रुप भी, लेकिन फिनॉल की बजाय कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये हम आगे जाके आपको पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक में। तो इसलिए ये वाला जो COH ग्रुप है ये प्रोटॉन देता है। तो जब ये प्रोटॉन देगा तो ये नेगेटिव आयन बनेगा। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जब प्रोटॉन देगा तो ये वाला नेगेटिव आयन बनेगा जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है। तो अपन ये लिखेंगे जब भी कोई एसिड प्रोटॉन देता है नेगेटिव आयन बनाता है। अगर नेगेटिव आयन ज़्यादा स्टेबल हो तो हम कहते हैं ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का जो नेगेटिव आयन है ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण स्टेबल है। तो ये स्टेबल है, इसीलिए ये आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ज़्यादा प्रोटॉन दे देता है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है बजाय मेटा और पैरा के। क्योंकि अगर ये COH ग्रुप यहाँ होता तो हम मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहते, अगर COOH ग्रुप यहाँ होता तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहते। उसके नेगेटिव आयन में ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है बजाय मेटा एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिड के।
अगला पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरल हाइड्रेट। स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरल हाइड्रेट, ये भी ऑर्गेनिक का ही टॉपिक है, पर चूंकि हमने हाइड्रोजन बॉन्ड का टॉपिक लिया है तो हमारी इच्छा थी कि हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको एक जगह मिल जाएं, इसलिए हमने ये वाला एग्जाम्पल भी ले लिया है। मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। क्लोरल का फॉर्मूला ये वाला है, CCl3CHO, इसको हम क्लोरल कहते हैं। और क्लोरल हाइड्रेट तब बनेगा जब इसके साथ वाटर की रिएक्शन होगी। ये क्लोरल है। इसको कैसे याद करोगे? तुमने एसेटेल्डिहाइड पढ़ा हुआ है 10th में, CH3CHO, तो उन 3 H की जगह Cl लगा दिया तो हम कहेंगे क्लोरल। क्या कहेंगे? क्लोरल। इस क्लोरल पर वाटर जोड़ो तो क्या होगा? ये जो CHO ग्रुप है, वाटर में हम 2 टुकड़े कर लेते हैं, एक H एक OH। तो वाटर में जो H पॉजिटिव है उसको तो यहाँ लगा देते हैं O पे, क्योंकि O नेगेटिव होता है। और जो वाटर का दूसरा हिस्सा बनेगा OH नेगेटिव, उसको यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि ये जो CO ग्रुप है इसका एक बॉन्ड इस O पे शिफ्ट हो जाता है। जो तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो O पे तो हो जाता है माइनस चार्ज, C पे हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, O पे तो H पॉजिटिव जुड़ जाएगा, तो यहाँ OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? OH। और एक OH यहाँ नीचे कार्बन पे लगा देंगे। तो वाटर हमने जोड़ा है, वाटर का H तो जोड़ा है इस पर, OH जोड़ा है इस पर, तो ये बन गया क्लोरल हाइड्रेट। अब इसमें कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है? यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो हम कहेंगे कि क्लोरल हाइड्रेट इज स्टेबल ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी अब केवल आप इतना याद रख लो, क्लोरल हाइड्रेट इज स्टेबल ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लोरल हाइड्रेट इज स्टेबल ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और क्लोरल हाइड्रेट क्या है? जो क्लोरल और पानी से मिला है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CCl3CHO.H2O। ये क्लोरल हाइड्रेट है। क्लियर हो गया होगा? तो हमने स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरल हाइड्रेट तक बता दिया। अगला पॉइंट अब हम बताएंगे, इन 3 पॉइंट्स को हम हटा रहे हैं। देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ एसिटिलीन इन एसीटोन। पहले तो एसिटिलीन का फॉर्मूला देखो, जो भी 10th में पढ़ा हुआ है, ये एसिटिलीन है। और एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, ये भी आपके 10th में आ चुका है। ये एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर है। कोई ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि नेल पॉलिश रिमूवर क्या है, तो 4 देंगे ऑप्शन, उसमें से आप एसीटोन पे टिक लगाओगे। तो ये तो है एसीटोन और ये है एसिटिलीन। क्वेश्चन आता है कि एसिटिलीन एसीटोन में क्यों सॉल्युबल है? पानी में तो सॉल्युबल है ही नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में घुलते ही नहीं है, कम पोलर होते हैं। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ये हम आपको जब अगला वीडियो हाइब्रिडाइजेशन का लेंगे तब हम उस हाइब्रिडाइजेशन के वीडियो में ये आपको समझाएंगे कि एसिटिलीन की हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है। तो ये एसिटिलीन का H पॉजिटिव है और एसीटोन में O पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये एसिटिलीन एसीटोन में डाली जाएगी तो इस हाइड्रोजन के साथ इस ऑक्सीजन के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो यानी एसिटिलीन एसीटोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है। कैसे बनेगा? देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से बनेगा। एसिटिलीन है, H की तरफ एसीटोन का
O आ जाएगा, तो जो O के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, O के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये वाली हाइड्रोजन एसिडिक है, तो इन दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, जिससे एसिटिलीन एसीटोन में सॉल्युबल है। आपको केवल इतना याद रखना है कि एसिटिलीन इज सॉल्युबल इन एसीटोन ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम बताएंगे कि पानी में क्यों नहीं घुली। अगर एसीटोन की जगह पानी होता, पानी में भी O पे लॉन पेयर है, लेकिन एसिटिलीन जब पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता, वो पानी के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी कंपैरिजन में वीक होता, क्योंकि वाटर अगर है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर एसिटिलीन आएगी तो वो वाटर के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ के खुद नहीं आ सकते, क्योंकि वाटर में ऑलरेडी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है विच इज स्ट्रॉन्गर, जबकि एसीटोन में ऑलरेडी वान डेर वाल्स फोर्स है जो वीक होता है। अगर कोई आता है बाहर से, जैसे एसिटिलीन बाहर से आई, तो उसने एसीटोन के मॉलिक्यूल के वान डेर वाल्स फोर्स को तो तोड़ दिया क्योंकि वो वीक था, लेकिन पानी के इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को वो तोड़ नहीं सकता, इसलिए पानी एंटर नहीं कर पाया। तो पानी में वो एसिटिलीन पानी में एंटर नहीं कर पाएगी, यानी एसिटिलीन पानी में नहीं घुलेगी, क्योंकि पानी का जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बजाय एसिटिलीन और पानी के। अगर एसिटिलीन पानी के साथ यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती पानी के ऑक्सीजन के साथ, तो वो वाला हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता बजाय वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड के। जबकि यहाँ पे क्या था, एसीटोन में शुरू में वान डेर वाल्स फोर्स था जो तो वीक होता है, और जब एसिटिलीन आई उसने इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया जो वान डेर वाल्स फोर्स से स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए एसिटिलीन एसीटोन में सॉल्युबल है, पानी में सॉल्युबल नहीं है। अगला पॉइंट, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है। फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है कि 1 मोल लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए बॉइलिंग पॉइंट पर 1 मोल लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए जितनी हीट चाहिए उसे हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसको हम यो लिखते हैं डेल्टा HV। किलो कैलोरी पर मोल में भी ले सकते हैं, किलो जूल पर मोल में भी ले सकते हैं। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ये मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा आएगी। अगला पॉइंट है सॉल्युबिलिटी ऑफ फैटी एसिड्स इन क्लोरोफॉर्म। पहले तो आप फैटी एसिड का मतलब देखो क्या होता है। जिन एसिड्स में COOH ग्रुप होता है, R मतलब कार्बन और हाइड्रोजन है और COOH ग्रुप है। फैटी एसिड्स मतलब जो फैट से मिलते हैं, और फैट से जो एसिड मिलते हैं, तुमने 10th क्लास में सोप के स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि 18 कार्बन एटम वाला होता है ओलेइक एसिड, 16 कार्बन एटम वाला होता है पामेटिक एसिड। तो ये जो एसिड्स हैं, ओलेइक एसिड, स्टेरिक एसिड, पामेटिक एसिड, ये फैट से मिलते हैं, उनको हम फैटी एसिड्स कहते हैं, और उनका ये फॉर्मूला लिखते हैं RCOOH। R में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं जिसको हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, फैटी एसिड्स हैं, ये क्लोरोफॉर्म में घुलते हैं। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है। तो ये फैटी एसिड क्लोरोफॉर्म में क्यों घुलते हैं, इसका आंसर भी वही है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि ये वाली हाइड्रोजन जो है क्लोरोफॉर्म वाली, इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है Cl की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, या Cl का -I इफेक्ट के कारण। -I इफेक्ट क्या है, ये आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। अब यहाँ केवल इन पॉइंट्स को आप नोट करके रख लो, जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो ये पॉइंट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। बस यहाँ आप इतना ही याद रख लो कि फैटी एसिड्स क्लोरोफॉर्म के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए वो क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल है। क्वेश्चन आता है व्हाई फैटी एसिड्स आर सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म, तो आपको बस इतना सा याद रखना है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
हमने कोशिश की है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस पहले के पेपर्स में आए हुए हैं वो हमें एक जगह मिल जाए, इसीलिए हम इन प्रॉपर्टीज में ये वाले एग्जांपल्स आपको ले रहे हैं। अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपर सल्फेट .5H2O, इसको कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल। तो ये जो ब्लू विट्रियोल है ये अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो इस तरह से है कि ब्लू विट्रियोल का क्या फॉर्मूला है, तो आप लिखोगे कॉपर सल्फेट .5H2O। एक क्वेश्चन होता है कि ब्लू विट्रियोल में कितने क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं। ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला तो आपके 10th में आ चुका है मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में। तो ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला क्या है, कॉपर सल्फेट .5H2O। इसको हिंदी में नीला थोथा कहते हैं। इस ब्लू विट्रियोल को कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी कहते हैं। इसमें कितने क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो वो होंगे 5। अब जो मेन पॉइंट है कि इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड मिलते हैं, ये एग्जाम में आता है। तो आप लिखोगे एक तो आयनिक बॉन्ड है, क्यों, क्योंकि कॉपर आयन और सल्फेट आयन के बीच आयनिक बॉन्ड मिलता है। एक है कोवलेंट बॉन्ड, जो सल्फेट आयन में सल्फर और ऑक्सीजन के बीच मिलता है, कोवलेंट बॉन्ड। एक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये तुम डिटेल में पढ़ोगे जब कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर आएगी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी जिसमें हमने कहा था एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसमें क्या होता है, कॉपर +2 आयन के साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के जुड़े होते हैं। तो यानी कॉपर पर 4H2O कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर ये वाला कॉम्प्लेक्स आयन बना लेते हैं, और सल्फेट आयन इसके साथ जुड़ा होता है। तो यहाँ तो आयनिक बॉन्ड हुआ, सल्फेट में ऑलरेडी कोवलेंट बॉन्ड है ही, वाटर में भी कोवलेंट बॉन्ड है, कॉपर और वाटर के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और एक H2O बाहर रहता है जो इस सल्फेट के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो एक क्वेश्चन यो आता है, इन कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल गिव नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर बॉन्डेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप उसमें लिखोगे 1, या हाइड्रोजन बॉन्ड वाले कितने वाटर मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट के एक मॉलिक्यूल में, तो वो होगा 1। कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल में कितने वाटर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हैं, तो वो है 4। कॉपर सल्फेट में कौन कौन से बॉन्ड हैं, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट और हाइड्रोजन बॉन्ड, सारे बॉन्ड मिलते हैं। एक यही एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें आपको चारों ही बॉन्ड मिल रहे हैं, आयनिक भी, कोवलेंट भी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी और हाइड्रोजन बॉन्ड भी। तो ये हमने लिया स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर सल्फेट। अब है ऑर्थोक्लोरोफिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ। ऑर्थोक्लोरोफिनॉल का क्या फॉर्मूला बनेगा, बेंजीन रिंग लो, बेंजीन रिंग पर OH लगाओ तो उसको हम कहते हैं फिनॉल। अगर बेंजीन रिंग पर OH लगा हो तो फिनॉल बोलते हैं। Cl आर्थो पोजीशन पर लगा दो तो आर्थोक्लोरोफिनॉल कहते हैं। अब आर्थोक्लोरोफिनॉल में यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है जिससे कीलेट रिंग बन गई। तो फिनॉल वैसे तो एसिडिक होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन आयन देते हैं, पर आर्थोक्लोरोफिनॉल में फिनॉल की हाइड्रोजन आयन निकलेगा ही नहीं, तो ये वीक एसिड होगा बजाय मेटा और पैरा के, क्योंकि मेटा वाले में Cl कहाँ होगा, एक कार्बन छोड़ के, और पैरा वाले में Cl कहाँ होगा, यहाँ पर। तो ये 3 क्लोरोफिनॉल, एक तो आर्थोक्लोरोफिनॉल है, ये मेटा क्लोरोफिनॉल है। अब Cl को यहाँ लगा दो तो पैरा क्लोरोफिनॉल है। क्वेश्चन आता है कि आर्थोक्लोरोफिनॉल मेटा वाले से वीक क्यों है, तो आप लिखोगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगला पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट है आज के लिए कि वाटर और HF इन दो में तुमने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्ड वाले वीडियो में कि HF में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है।
और हमने हाइड्रोजन बॉन्ड का जब वीडियो शेयर किया था तो ये भी बताया था कि F वाला हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग बनता है। तो अब आप ये कह सकते हो कि जब F वाला हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग बनता है ऑक्सीजन वाले की बजाय, तो फिर HF का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज़्यादा होना चाहिए, जबकि HF का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है। क्यों कम है इसको आप एक्सप्लेन मतलब करते हैं कि वाटर में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर मॉलिक्यूल ज़्यादा है। क्यों? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड तो इन H से बनेंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इन लॉन पेयर से बनेंगे। तो वाटर में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल आएगा कैलकुलेट करके वो ज़्यादा होगा बजाय HF के, क्योंकि HF में तो एक ही हाइड्रोजन है। तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? H2O का, HF के कंपेरिजन में। क्लियर हो गया आपको? अगर आप HF और HCl की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हो तो HF वीक एसिड होगा बजाय HCl के, क्योंकि HF में हाइड्रोजन किस में काम आ गई? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में। तो इस तरह से हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आगे पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमने केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड पर इतना जोर डाला है ताकि आप आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं आए। हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके हमने अब तक आपको 2 वीडियो पहले शेयर किए हैं, तीसरा हम आज शेयर कर रहे हैं। आप हाइड्रोजन बॉन्ड के इन तीनों वीडियो को सुनना, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड टॉपिक क्लियर हो जाएगा, जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए। आगे के वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके फ्रेंड सर्किल में या आपके परिवार में आपको लगता है कि और बच्चों के लिए भी ये यूजफुल है तो आप उसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।